हिंदी फिल्मों में जब एंग्री यंग मैन जैसे किरदार का उदय हुआ तो परिस्थितियों के शिकार आम आदमी के आक्रोश की कहानियां बार बार दिखाई गईं। इन कहानियों को दर्शकों ने खुद से रिलेट करके देखा और उन्हें खूब पसंद भी किया। देखते ही देखते ऐसी फिल्मों का एक ऐसा दौर सा चल पड़ा और एक के बाद एक ढेरों ऐसी फिल्में बनती ही चली गईं। लेकिन इसी बीच आम आदमी के बगावत के बहाने एक और सब्जेक्ट ने फिल्मों में अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया और वह सब्जेक्ट था अंडरवर्ल्ड। 70s में आई दीवार और डॉन जैसी फिल्में हों या 1990 में रिलीज हुई अग्निपथ और शिवा जैसी फिल्में, इन सभी फिल्मों में जहां अंडरवर्ल्ड की कहानियों को दिखाया गया तो इनके मुख्य किरदार भी किसी न किसी अंडरवर्ल्ड डॉन से इंस्पायर्ड थे। हालांकि शुरुआत की फिल्मों में इन कहानियों में अच्छाई बुराई जैसे सोशल मैसेज देने के लिए बहुत सारी बातें जोड़ी जाती थी। साथ ही दर्शकों के एंटरटेनमेंट का भी भरपूर ख्याल रखा जाता था। लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे रियलिस्टिक फिल्मों का चलन शुरू हुआ तो ओरिजिनल कहानियों के साथ साथ रियल किरदारों को भी दिखाना शुरू कर दिया गया। भले ही उनके असल नाम बदल दिए गए हों, लेकिन वे किनसे इंस्पायर्ड हैं या मीडिया के जरिए पता चल ही जाता है। आज की वीडियो में हम बॉलीवुड में बनी अंडरवर्ल्ड पर आधारित ऐसी ही कुछ फिल्मों के रियल किरदारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए बने रहे हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। अंडरवर्ल्ड जैसे सब्जेक्ट से पहले भी और उसके साथ साथ भी बॉलीवुड में इससे मिलते जुलते सब्जेक्ट यानी डाकुओं पर आधारित बहुत सी फिल्में बनी हैं, जो काफी हद तक अंडरवर्ल्ड जैसा ही है। हालांकि देखा जाए तो 60s में आई फिल्में जिस देश में गंगा बहती है और मुझे जीने दो के अलावा सालों बाद आई बैंडिट क्वीन और पान सिंह तोमर जैसी कुछ ही फिल्में थीं जिनमें रियलिटी दिखाने की कोशिश की गई थी। वहीं अंडरवर्ल्ड पर आधारित बॉलीवुड फिल्मों और उनके रियल किरदारों की बात करें तो अब तक कई कहानियों और किरदारों को स्क्रीन पर दिखाया जा चुका है, जिनमें शुरुआत होती है 80s में आई फिल्म दयावान से। मुंबई के साउथ इंडियन डॉन वरदराजन मुदलियार पर बनी दयावान 1987 में बनी तमिल फिल्म नायकन का रीमेक थी। साल 1988 में आई एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फिरोज खान के डायरेक्शन में बनी फिल्म दयावान में वरदराजन का किरदार विनोद खन्ना ने निभाया था। वरदराजन मुदलियार, जिसे वरदा और काला बाबू भी कहते थे, वहीं कुछ लोग उसे मुंबई का पहला हिंदू अंडरवर्ल्ड डॉन भी कहते हैं। हाजी मस्तान के सपोर्ट से उसने करीब 2 दशक तक आधी मुंबई पर राज किया था। वरदराजन मद्रास के थुडुकट्टी में एक साधारण से परिवार में पैदा हुआ था। कम उम्र में ही वरदराजन काम धंधे में लग गया और बाद में कमाई बढ़ाने के इरादे से 60 के दशक में अपना घर छोड़कर मुंबई चला आया। शुरुआत में उसने मुंबई के वीटी यानी अब के सीएसटी स्टेशन पर कुली का काम किया और स्टेशन के पास बाबा बिस्मिल्लाह शाह की दरगाह पर शरण लिया, जहां गरीबों को खाना भी खिलाता था। उसी दौरान एक दिन स्टेशन पर उसकी मुलाकात अवैध शराब का कारोबार करने वाले कुछ लोगों से हुई और वह भी इस धंधे में आ गया। वरदा भाई के नाम से मशहूर वरदराजन पहले खुद एक गुर्गे के तौर पर शराब की तस्करी करता था, लेकिन जल्दी उसने कुछ आदमियों को साथ लेकर कारोबार बढ़ा लिया। वरदराजन के साथ मुंबई में रहने वाले तमिल समुदाय के काफी लोग जुड़ गए थे। उन दिनों मुंबई में हाजी मस्तान और करीम लाला का सिक्का चलता था। राइटर यस हुसैन जैदी ने अपनी किताब डोंगरी टू मुंबई में यह किस्सा लिखते हुए बताया है कि हाजी मस्तान को कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उसके लिए काम कर सके और जिनकी लोगों के बीच अच्छी पैठ भी हो। ऐसे में वरदराजन मुदलियार के रूप में उसे एक सही साथी मिल गया, क्योंकि मुंबई में रहने वाले तमिल लोगों के बीच उसकी मजबूत पकड़ थी। वरदराजन, हाजी मस्तान और करीम लाला की तिकड़ी ने मुंबई पर काफी लंबे समय तक राज किया। 70 के दशक तक मुंबई के अलग अलग हिस्सों में हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन ने मिलकर सालों तक राज किया। लेकिन उसी दौरान पुलिस अधिकारी वाईसी पवार की निगाह वरदराजन पर पड़ गई और लाख कोशिश करके भी वह इस पुलिस अधिकारी को खरीद नहीं पाया। पवार ने इस गैंग के कई सदस्यों का एनकाउंटर कर दिया और कई को जेल भेज दिया। साथ ही वरदराजन को मुंबई से तमिलनाडु भागने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बाद उसके सारे गैर कानूनी कामों पर ताला लग गया। 2 जनवरी 1988 में चेन्नई में वरदराजन की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी, जिसके बाद हाजी मस्तान ने प्राइवेट प्लेन से उसकी बॉडी तमिलनाडु से मुंबई मंगवाई और उसका दाह संस्कार किया। दयावान के अलावा वरदराजन की जिंदगी पर कई और भी फिल्में बन चुकी हैं। 1983 में बनी फिल्म अर्धसत्य में जिस राम शेट्टी का किरदार सदाशिव अमरापुरकर ने निभाया था और 1984 में आई फिल्म मशाल में अमरीश पुरी का डॉन का किरदार वरदराजन से ही इंस्पायर्ड था। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म अग्निपथ में उन्होंने कई डायलॉग वरदराजन के स्टाइल में ही बोले थे। साल 2002 में आई अजय देवगन और विवेक ओबराय स्टारर फिल्म कंपनी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की कहानी से इंस्पायर्ड थी। यह विवेक ओबराय की डेब्यू फिल्म है, जिसे राम गोपाल वर्मा ने बनाया था। इस फिल्म में दाऊद और छोटा राजन के बीच के रिश्तों को दिखाया गया था। पुलिस के मुताबिक दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई बम धमाकों का जिम्मेदार है और पाकिस्तान की शरण में है।
1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में दाऊद का जन्म एक पुलिस कांस्टेबल के यहाँ हुआ था। दाऊद ने अपराध की दुनिया में कदम रखने के दौरान शुरुआत में करीम लाला गिरोह और हाजी मस्तान के लिए काम किया था। बाद में दाऊद और हाजी मस्तान के बीच अलगाव हो गया, जिसके बाद दाऊद इब्राहिम ने अपने भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर के साथ मिलकर डी कंपनी बना ली थी, जो कुछ ही सालों में दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ी अंडरवर्ल्ड कंपनी बन गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसी के जरिए ही हवाला कारोबार से लेकर डराने धमकाने का काम किया जाता था। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से लेकर सट्टे और शेयर बाजार तक डी कंपनी का कारोबार फैला हुआ था। जब मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाकों में दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया, उससे पहले ही वह भारत छोड़ चुका था। पुलिस के मुताबिक दाऊद इब्राहिम ने विदेश में रहते हुए भी भारत में कई वारदातों को अंजाम दिया है। कंपनी फिल्म में विवेक ओबराय का किरदार ही नहीं, बल्कि वास्तव फिल्म में संजय दत्त द्वारा निभाया रघु का किरदार दोनों ही छोटा राजन से इंस्पायर्ड है। खास बात की महेश मांजरेकर के डायरेक्शन में बनी वास्तव द रियलिटी को छोटा राजन के छोटे भाई दीपक निखलजे ने ही प्रोड्यूस किया था। फिल्म में रघु का किरदार छोटा राजन की असल कहानी से प्रेरित था। मुंबई के चैम्बूर के तिलक नगर में 1959 में छोटा राजन का जन्म हुआ था। राजन के पिता एक सामान्य नौकरी करते थे। राजन ने 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद मन न लगने के कारण स्कूल छोड़ दिया और कम उम्र में ही सिनेमा के बाहर ब्लैक टिकट बेचना शुरू कर दिया। एक दिन पुलिस के लाठीचार्ज से गुस्सा होकर राजन एक कांस्टेबल से लाठी छीनकर उसे ही पीटने लगा, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब वह जेल से जमानत पर रिहा हुआ तो कुछ ही दिनों बाद गैंगस्टर राजन नायर उर्फ बड़ा राजन के गैंग को ज्वाइन कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1982 में बड़ा राजन के दुश्मनों ने उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद गैंग का सारा काम अब राजन के हाथों में आ गया और यहीं से उसे छोटा राजन के नाम से पुकारा जाने लगा। देखते ही देखते छोटा राजन मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे खोखार नामों में से एक हो गया और जल्द ही उसने दाऊद के करीबियों में अपनी जगह बना ली। दोनों अब एक साथ मिलकर मुंबई में तस्करी, हत्या, वसूली और बॉलीवुड की फिल्मों में फाइनेंस करने के काम करने लगे। बाद में साल 1988 में कारोबार बढ़ाने के लिए छोटा राजन दुबई चला गया, लेकिन साल 1993 में हुए बम कांड के बाद दाऊद और उसके बीच की दूरियां बढ़ती गईं और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे। छोटा राजन पर अपराध और हत्या के कई मामलों समेत 70 से भी अधिक मुकदमे दर्ज हैं और उसे मुंबई के सीनियर पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या में दोषी करार देते हुए न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल छोटा राजन कई क्रिमिनल केसों के तहत तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। 1993 के बम ब्लास्ट पर बनी ब्लैक फ्राइडे फिल्म अनुराग कश्यप ने लिखी और निर्देशित की थी, जो कि लेखक हुसैन जैदी की किताब 1993 बॉम्बे बॉम्बिंग पर आधारित है। इस फिल्म को कई सारे अवार्ड भी मिले हैं। पहले फिल्म साल 2004 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन विवादों की वजह से यह साल 2007 में रिलीज हुई। इस फिल्म में दाऊद के साथ साथ टाइगर मेमन की कहानी को भी दिखाया गया है, जो मुंबई में हुए बम विस्फोटों में शामिल बताया गया है। टाइगर मेमन की पैदाइश मुंबई की है और इसका पूरा नाम इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज्जाक नादिम मेमन है। गरीबी के चलते मुश्ताक अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मुंबई के एक कोऑपरेटिव बैंक में बतौर चपरासी काम करने लगा। बताया जाता है कि कुछ ही दिनों के अंदर चाय लाने के विवाद में उसने बैंक मैनेजर की पिटाई कर दी, जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जिसके बाद मुश्ताक की मुलाकात स्मगलर मोहम्मद मुस्तफा दौसा से हुई, जिसने उसे अपना ड्राइवर रख लिया। दौसा के साथ काम करते हुए मुश्ताक दुबई के स्मगलर याकूब भट्टी से मिला। दुबई से सोना स्मगलिंग करने का काम करने लगा। जल्दी हुआ एक बड़ा गोल्ड स्मगलर बन गया और स्मगलिंग की दुनिया में टाइगर नाम से पुकारा जाने लगा। इस दौरान उसकी दोस्ती तौफीक जलियावाला से हुई, जो पाकिस्तानी स्मगलर था और उसे ही मुंबई में सिलसिलेवार धमाकों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से पैसे और हथियार दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इधर बॉर्डर से मुंबई तक लाने के लिए और लोगों का इंतजाम करने की जिम्मेदारी टाइगर मेमन को दी गई थी। सीबीआई के मुताबिक टाइगर मेमन ही धमाकों में इस्तेमाल किए गए हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर और विस्फोटक पदार्थों को बाहर से मुंबई लाया था। पुलिस के मुताबिक टाइगर मेमन ने ही फरवरी और मार्च 1993 के बीच कई लोगों को हथियार, बम और रॉकेट लॉन्चर चलाने की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा था। इस पूरी साजिश को अंजाम देकर टाइगर देश छोड़कर फरार हो गया था। वह भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक टाइगर मेमन वर्तमान समय में कराची में ISI की छत्रछाया में रह रहा है। वह एक बिजनेसमैन के तौर पर ज्यादातर समय दुबई और पाकिस्तान में गुजारता है। सूत्रों के मुताबिक टाइगर वर्तमान समय में रियल एस्टेट और मीट एक्सपोर्ट्स के बिजनेस को फैलाने के काम में जुटा हुआ है। साल 2013 में आई दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन पर बनी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा में शोएब का किरदार दाऊद से इंस्पायर्ड था, जिसे अक्षय कुमार ने निभाया था। वहीं फिल्म में शोएब का फेवरेट असलम का किरदार, जिसे इमरान खान ने निभाया है, उसे टाइगर मेमन से इंस्पायर्ड बताया जाता है। इस कड़ी में अगला नाम है साल 2010 में आई इमरान हाशमी और अजय देवगन स्टारर फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का, जो गैंगस्टर हाजी मस्तान की जिंदगी से प्रेरित थी। मिलन लोथरिया के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में हाजी मस्तान से इंस्पायर्ड सुल्तान मिर्जा का किरदार अजय देवगन ने निभाया था, तो वहीं दूसरे कैरेक्टर शोएब को दाऊद इब्राहिम से इंस्पायर्ड बताया जाता है, जिसे इमरान हाशमी ने प्ले किया था। फिल्म में हाजी मस्तान की जर्नी और पॉलिटिक्स में उसकी एंट्री दिखाई गई है।
हाजी मस्तान का असली नाम मस्तान मिर्जा था, जो मुंबई के सबसे बड़े गैंगस्टर्स में से एक था। मस्तान का मुख्य काम स्मगलिंग के साथ साथ फिल्म फाइनेंस और रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ था। 60-70 के दशक में मुंबई में कई गैंगवार में मस्तान का नाम आया था। हाजी मस्तान के बारे में कहा जाता है कि उसे पैसे के लिए हत्या करना पसंद नहीं था और उसे जितना मिलता था उतना ही दान दे देता था। बताया जाता है कि वह एक ऐसा पहला अंडरवर्ल्ड डॉन था जिसने कभी बंदूक को हाथ तक नहीं लगाया था। हाजी ने खुद कोई गैंग नहीं बनाई थी, बल्कि वह करीम लाला और वरदराजन मुदलियार जैसे लोगों के सहारे अपना काम करता था। बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, छोटा राजन और अरुण गबली को हाजी मस्तान ने ही ट्रेन किया था। भारतीय आपातकाल के दौरान हाजी मस्तान को जेल में डाल दिया गया था। जेल में रहते हुए वह राजनेता जयप्रकाश नारायण के आदर्शों से प्रभावित था और हिंदी सीखना भी शुरू कर दिया। जेल से रिहा होने के बाद मस्तान ने राजनीति में प्रवेश किया और 1980-81 में एक राजनीतिक दल का गठन किया और 1985 में इसे दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ का नाम दिया गया। 25 जून 1994 को हाजी मस्तान का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। साल 1975 में आई फिल्म दीवार की शूटिंग के दौरान अमिताभ और राइटर सलीम खान अक्सर मुंबई अंडरवर्ल्ड के इस पहले डॉन से मिलने जाते थे। अमिताभ ने इस फिल्म में मस्तान के कई अंदाज को अपनाया था। साल 2013 में आई फिल्म शूट आउट एट वडाला मुंबई के गैंगस्टर मान्या सुर्वे के जीवन पर आधारित थी। संजय गुप्ता के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में मान्या का किरदार जॉन अब्राहम ने निभाया था। माना जाता है कि मान्या सुर्वे प्रकरण मुंबई पुलिस का पहला दर्ज एनकाउंटर था। मान्या सुर्वे एक कुख्यात अपराधी था जिसे जनवरी 1982 में वडाला में मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। साल 1944 में पैदा हुए मान्या सुर्वे का असली नाम मनोहर अर्जुन सुर्वे था और उसने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और वो भी 78% मार्क्स के साथ। मान्या सुर्वे को लेकर यह कहा जाता है कि उसे उस हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी जो उसने की ही नहीं थी। मान्या को अपराध की दुनिया में उसका सौतेला भाई भार्गव दादा लाया था, जो पहले से ही इसमें लिप्त था। कहा जाता है कि भार्गव और उसके दोस्त पुधाकर के साथ मिलकर मान्या सुर्वे ने सन 1969 में दानदेकर नाम के शख्स का मर्डर कर दिया था और इस कत्ल में तीनों गिरफ्तार हुए थे और तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। क्योंकि मान्या एक पढ़ा लिखा लड़का था, इसलिए उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और कस्टडी से भाग निकला, जिसके बाद उसने अंडरवर्ल्ड को अपना लिया। लेकिन 11 जनवरी 1982 को पुलिस ने वडाला में उसका एनकाउंटर कर दिया। कहा जाता है कि उस दौर में मान्या दाऊद को टक्कर देता था, यहाँ तक कि खुद दाऊद को उसकी मदद मांगनी पड़ती थी। दोस्तों, इन किरदारों के अलावा भी अंडरवर्ल्ड के बहुत से ऐसे नाम हैं जिन पर फिल्में बन चुकी हैं और इन्हीं में से एक फिल्म डैडी है, जिसका मुख्य किरदार बेस्ड है मशहूर मराठी गैंगस्टर और पॉलिटिशियन अरुण गबली पर। अरुण गबली का किरदार अर्जुन रामपाल ने निभाया था। शाहरुख खान ने फिल्म रईस में गुजरात के शराब माफिया अब्दुल लतीफ शेख का रोल किया था। 1999 में शबाना आजमी की फिल्म गॉड मदर लेडी डॉन संतोष बेन जडेजा की असल जिंदगी पर आधारित थी। फिल्म में शबाना आजमी के अभिनय की काफी प्रशंसा हुई थी। साथ ही इस फिल्म ने 6 अवार्ड भी जीते थे। अपूर्व लखिया द्वारा डायरेक्ट फिल्म हसीना द क्वीन ऑफ मुंबई दाऊद की बहन हसीना पारकर की जिंदगी पर बनी है। इस फिल्म में हसीना का किरदार श्रद्धा कपूर ने निभाया था, तो वहीं हसीना के भाई यानी दाऊद इब्राहिम का रोल सिद्धार्थ कपूर ने निभाया था। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म में अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला के रोल में अजय देवगन थे। करीम लाला को मुंबई का सबसे पहला माफिया डॉन कहा जाता है। अंगार में कादर खान का रोल हो, जंजीर में शेर खान वाली प्राण की भूमिका हो या खुदा गवाह का बादशाह खान, ये सारे किरदार करीम लाला से ही इंस्पायर्ड हैं। करीम लाला की बेटी के मुताबिक लाला का सबसे अच्छा रोल फिल्म हथियार में धर्मेंद्र ने अंजाम दिया था। कहा जाता है कि फिल्म प्रोड्यूसर संजय खान ने तो करीम लाला को फिल्म काला धंधा गोरे लोग में रोल तक ऑफर किया था, लेकिन लाला ने ये रोल ठुकरा दिया था। इसके बाद इस रोल को सुनील दत्त ने किया था। साल 2013 में आई फिल्म डी डे में ऋषि कपूर ने इकबाल सेठ उर्फ गोल्डन मैन का किरदार निभाया था, जो पाकिस्तान में रहने वाला एक गैंगस्टर है और वहीं से भारत में आतंकी गतिविधियों का संचालन करता है। फिल्म शूट आउट एंड लोखंडवाला में गैंगस्टर माया डोलस का किरदार विवेक ओबराय ने निभाया है। माया डोलस दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था और इसी एनकाउंटर में मारा गया था। तो दर्शकों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।